रजिस्टर्ड यूज़र हूँ, ठीक है। तो आप सब लोग भी अगर चंदेरी के हैं तो आज कोई अगर नहीं पूछ रहा, हाँ माहेश्वर के हैं, माहेश्वर के हैं, तो आप सपोज एक ने कर ली, लेकिन बाकी सबको भी अगर यूज़ करना है वही जीए का प्लेटफॉर्म पे, तो आप सभी को पार्ट बी का रजिस्टर्ड यूज़र करना है। उदाहरण देता हूँ मैं आपको जस्ट, अभी एक एजेंसी निकला था जस्ट फॉर एग्जांपल, जिसने मतलब वो सपोज आपके भोपाल में बैठा है और वो सारी मतलब आपकी भी प्रोडक्ट करना चाहता है, इधर भी करना चाहता है, तो वो भी पार्ट बी में रजिस्टर हो सकता है, प्रोवाइडेड आप लोगों का कंसेंट हो ऐसा। तो वही है कि मतलब एक सरकारी तौर पर मान्यता मिली है, मान्यता मिलने के बाद उसको मिली है ना, तो आपको भी मान्यता लेने के लिए आप सभी लोगों को पार्ट बी में ये रजिस्टर करना पड़ेगा ऐसा। पार्ट बी में रजिस्टर करने के बाद फिर वो उसका एक 10 ईयर्स टाइम रहता है, वो 10 ईयर्स टाइम के बाद फिर रिन्यूअल करना। और ऐसे ही आपकी जो प्रोडक्ट दूसरी जगह ये ना हो रही है, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इमिटेट नहीं हो रही है, कॉपी नहीं हो रही हो, या कहाँ से जो हो रही है, वो चीज़ों के ऊपर एक ने नज़र रखना है। लेकिन वो एक इंडिविजुअल बेस में आप नज़र नहीं रख सकते उसको। आपको अगर रखना है तो आपकी एक क्लस्टर की कोई एसोसिएशन या जैसा ईडीए जैसा आपके साथ काम कर रही है, या आपकी जो मेजर जो जितने भी वहाँ पे एनजीओस वगैरह हैं, ये एक मुद्दा रोल प्ले कर सकता है कि क्योंकि देखिए वो अगर लीगल वे में फाइट करना तो पहले मैं नहीं बोलूँगा कि आप पहले कोर्ट वोर्ट जाओ, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जनरली ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है ये केस है। तो वो मैकेनिज्म तो प्लेस में होना, तो उनको ये लगे कि नहीं भाई उनका प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा ऐसा, तो वो ये इश्यूज है ऐसा इसके। तो नेक्स्ट अभी तो सर ये हो रहा है कि जैसे एमपी में छिंदवाड़ा के पास सौसर नाम की जगह है, तो वो एक तरह से चंदेरी और महेश्वरी का आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन हब बन गया है। ओके, वहाँ भी हैंडलूम क्लस्टर है, हैंडलूम पे लोग काम कर रहे हैं, पर उनका खुद का क्राफ्ट तो पहले बेडशीट जैसा साड़ी और कॉटन साड़ी था, अब उनको इधर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो चंदेरी के और महेश्वर के लोग उनको मटेरियल देते हैं, वो लोग महेश्वरी और चंदेरी साड़ी बना के उनको वापस दे देते हैं एजेंट जाओ, तो वो भी एक तरह से जीआई एक्ट का उल्लंघन नहीं वो देखिए उल्लंघन का मतलब क्या है कि वो बेचेंगे अगर कि महेश्वरी के नाम पे अगर वो बेच रहे हैं तब उल्लंघन है। वो अगर जॉब पर करके दे रहे हैं तब उल्लंघन नहीं है वो। नहीं, पर उसका एक दायरा है कि महेश्वर हाँ यस 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 20 या 25 किलोमीटर का उसका एक सर्कल है। अच्छा, तो आपकी जो डिफाइंड टेरिटरी से बाहर आ रही है, आउट ऑफ स्टेट आ रही है, आउट ऑफ स्टेट नहीं आपकी दैट इज भाई एरिया भी इसीलिए अभी आते थे जो एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि थोड़ा टेक्निकली ये भी आप समझ लें, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से बताए। जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो थोड़ा ऐसा है कि एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए कैसे करते हैं आप एग्जाम्पल। तो एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए जो मैं आपको पहले बताया था कि ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताया आपको, फिर यूनिकनेस वही बताया आपको, क्वालिटी मैकेनिज्म ये कैसे करते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ पेपर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, मतलब कितने एक्टर्स हैं क्या है, ये डिटेल्स जो है मतलब वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो मतलब फॉर्म के अंदर ये आप बनाते मतलब देखते हैं वो लोग पहले। तो अभी आप ये देख लीजिए, समझ में आ रहा पूछ लें। हाँ अभी आप ये देख लीजिए कि ये पार्ट ए का है, पार्ट बी का बात बताइए। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन का क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन आप तो नहीं फाइल करेंगे, कोई एजेंसी लेके फाइल करेगी। फाइल करने के बाद एग्जामिनेशन पे जाता है, एग्जामिनेशन पे जाता है मतलब वहाँ पे वो लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या कमी है, और फिर वो बोलेंगे कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ आप उसको करके वो भेजेंगे। फिर वो जैसे रिप्लाई चली जाती है, रिप्लाई चले जाने के बाद एक्सेप्टेंस हो जाता है। एक्सेप्टेंस होने के पहले वो क्या होता है कि मतलब और एडवर्टाइज इन जीए जर्नल, उसके पहले एक कंसल्टेटिव कमेटी रहती है उनकी, मतलब जो भारत देश के जो उस पर्टिकुलर जैसे वीविंग नई बुद्धिजीवी जैसे निफ्ट के हैं, वीवर सर्विस सेंटर के हैं, जैसे हमारे टेक्सटाइल के हमारे राउत साहब भी कई कंसल्टेंसी कमेटी में जाते हैं। तो वैसे जो देश के जो 10-15 बुद्धिजीवी लोग जो है उनको बिठा करके फिर वो जीए रजिस्ट्री उनको एप्लीकेशन दे देते हैं, वो फिर क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चनिंग करने के बाद उनका एक्सेप्टेंस होने के बाद फिर वो एडवर्टाइज हो जाती है जनरल के अंदर, ठीक है, क्योंकि जनरल में एडवर्टाइज होने के बाद फिर 90 दिन तक वो ओपन प्लेटफॉर्म में रहता है। प्लेटफॉर्म में रह करके फिर वहाँ से मतलब
पब्लिक को रहती है, एसेस रहती है वो जनरल का, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है नहीं है तो वो अपनी ऑब्जेक्शन को रिटर्न रूप में देगा वहाँ पर, और रिटर्न अगर सपोज कुछ नहीं आया कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर वो पब्लिश हो जाती है और आपको जीआई अलॉट हो जाती है। ये तो प्रोसीजर तो ये है। अगर उसमें अगर किसी का अपोजिशन आया फिर वो उसको आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, फिर क्लैरिफाई करके फिर वो अपील वगैरह करके, तो ये मोटा मोटी इसका एक प्रोसीजर फॉर्मेलिटी है, ठीक है। अभी ये करने के लिए सपोर्ट जो है देखो गवर्नमेंट से भी है, नॉन गवर्नमेंट से भी है। गवर्नमेंट से कैसे है, नॉन गवर्नमेंट से कैसे, ये थोड़ा देख लीजिए आप, ठीक है। पहले तो ये कि जो अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को तो ये अवेयरनेस नहीं है। ये जैसे एग्जांपल ये एक्ट के अंदर ये अभी आप शायद इतने दिन से मतलब आए हैं, इतने दूर से इधर यहाँ पर 2-3 दिन से हैं, आपने थोड़ा बहुत समझ रहे हैं ये सब चीज़, लेकिन ये चीज़ एक रूट लेवल के व्यूवर को नहीं मालूम होगा ना ये सब चीज़ों को। तो वैसे ही तो ये बहुत सारे इसीलिए हम अवेयरनेस मीट्स वगैरह करते हैं, भाई ये ऐसा कानून है, ये ऐसा कम्प्लीटली। तो देन उसका पूरा रोड मैप अंडरस्टैंड करने का पूरा ये क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन करने के लिए कंसल्टेंट को ले सकते हैं, कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को ले सकते हैं, या एक प्रोफेशनल लॉ फॉर्म्स है वो भी करते हैं इस काम को। और इसको सपोर्ट कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ मिलती है, DRDA स्टेट लेवल के जो DRDA रहता है ऑर्गेनाइजेशन वो करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है उसमें भी फैसिलिटी मिलता है, पैसा रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है, नाबार्ड है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, सिडबी वगैरह है। और बड़े बड़े जैसे टाटा बिरला जितनी संस्था है ना, उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR बोलते हैं, तो CSR में भी वो थोड़ा फंड्स रखते हैं इस सब इनिशिएटिव्स को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, और लीडिंग NGOs, बहुत सारे NGOs भी नॉन गवर्नमेंट MNCs अंडर CSR लीडिंग NGOs ये काम करते हैं। तो DRDA स्टेट गवर्नमेंट तो हो गया सब चीज़। तो पार्ट बी के जो हम लोगों तो लगभग 1009 एप्लीकेशन हमने किए हैं पार्ट जी के। अभी इसके अंदर करना कुछ नहीं है, एक जो जिसको पार्ट ए का सर्टिफिकेट मिला है उससे एक NOC लेना होता है, ठीक है। NOC लेकर के उनकी ही GA की वेबसाइट में उनका एक फॉर्म है, वो फॉर्म भर के फिर उसके बाद में शायद क्या वो कुछ हाँ तो वो NOC में ही प्रॉब्लम आ रही है सर सबसे ज़्यादा। अच्छा, कमेटी NOC प्रोवाइड नहीं कर वहाँ की जो महेश्वर को क्या है मतलब फेलिसिटेट तो किया था मध्य प्रदेश के हथकरघा संगठन डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम ने और MPHSVN ने। अब उस कमेटी में 20 या 25 मेंबर हैं, अब तो मेंबर बदल भी गए हैं। तो जब ये लोग जाते हैं पार्ट बी यूजर बनने के लिए तो वो NOC नहीं देते हैं और बहुत सारे अलग अलग टर्म्स कंडीशन बताते हैं कि आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसा लेबल होगा, ऐसी डाई होगी, और आपके पास बुनकर कार्ड नहीं है, ये नहीं है, तो हम आपको नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज वो क्रिएट जरूर करते हैं, लेकिन जब भी कोई जाता है तो वो कोऑपरेट नहीं करते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने जो एप्लीकेशन में डिफाइन जो की होगी ना, हाँ उसके अंदर अगर है तो फिर तो है ना। जैसे अब सभी अब व्यूअर की पहचान क्या होगी, उसका पहचान कार्ड जो WSC देता है तो वो उसकी पहचान स्थापित कर रहा है, पर कई बार वो उसको भी डिनाई कर देते हैं। तो वहाँ से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। तो ये तो कुछ और अदर इशू हुआ है, लीगल इशू से। अदर इशू मतलब वो उनमें इनसिक्योरिटी है कि अगर हमने इन लोगों को पार्ट बी में यूजर बना लिया तो ये लोग भी GI टैग का यूज़ करेंगे, इनका मार्केटिंग बढ़ेगा और ये लोग हमसे कम्पीट करने लगेंगे तो हमारा बिजनेस कम हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये देख रहे हैं ये तो गलत है क्या, ऐसी सोच ही गलत है। कारण क्या है, नहीं ये वजह से वो दूसरे लोगों को NOC देते ही नहीं है। नहीं ये तो रॉन्ग है। तो फिर आप तो सीधा GI रजिस्टर को लिख सकते हैं कि दी टाइटल यूजर्स आर ना, तो फिर उसको थोड़ा अलग वे में फाइट करना पड़ेगा। मतलब हम उसी का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। 45 एप्लीकेशंस कंप्लीट करके रखी पार्ट बी यूजर की, उन्होंने NOC नहीं दी। हाँ नहीं, अब हम उनको अप्रोच कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने प्रयास किया था, अच्छा। तब भी आए, हमारे प्रोग्राम में आए भी, तो किसी ने ढंग से बात नहीं की। वो अलग अलग चीज़ें मतलब बात यहाँ कर रहे हैं और इशू किसी और जगह की उठा रहे हैं। वो उनका स्टैंडर्ड बता रहे थे, मतलब नहीं फिर तो थे पिछले साल देवराज होटल में जब वो स्टैंडर्ड वाली फॉलो करने की बात कर रहे हैं, सर फिर स्टैंडर्ड तो फॉलो करना पड़ेगा। मैं समझ गया कर रहे हैं कि हम क्वालिटी पैरामीटर पूरे करने के लिए तैयार है, सारे व्यूअर क्वालिटी के हिसाब से ही बना रहे हैं। पर उसके बाद भी मतलब वो कोई ना कोई इशू ला देते हैं कि जिससे वो उनको NOC ना देना पड़े। सर वो कुल मिला के इनसिक्योरिटी वाला मामला है।
नहीं ऐसा दे कांट पुल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबा तो नहीं खींच सकता ऐसा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर उसका एक अलग वे में इट हैज टू बिल्ड आउट, मतलब फिर हम दैट इज 1.5 साल से इसके लिए फॉलो अप ले रहे हैं कि हम इसको किस तरह से किया जाए। अच्छा जीआई रजिस्ट्री भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप एनओसी के लिए उनसे बात करो, वो देते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं देते हैं तो आप उनको पोस्ट कर दो कि भाई हम इन लोगों के लिए एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं और उसकी रिसिप्ट जो है नहीं इसके वो अंदर receipt ना हमें दे दो। ना एग्रीड है एक्चुअली लॉ प्रोसीजर। देखो लॉ का फ्रेमिंग बहुत ही लॉजिकल है अगर हम देखेंगे तो लीगैलिटी के अंदर मैंने इसके